जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देख बेटा, ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट है। इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ये PYQ है, यानी कि ये 2022 और उससे पहले जो भी एग्जाम हुए ग्रुप डी के उस पर आधारित प्रश्न है। तो आप जरूर देख के जाइएगा। मैं ऑलरेडी इसके 4 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ। कितने सर? 4 सेट। तो जो भी अगर बच्चा नया है उससे मेरी विनती है कि आप जो है वो ये जो 4 सेट है इन्हें जाके जरूर देख लेना। मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप उन 4 पार्टों को जाके जरूर देखिएगा। केवल 40 ऐसे सेट लेके आया हूँ जो आपकी नया पार कर सकते हैं, मात्र और मात्र 40। चाहे बच्चे ने कुछ पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो। राइट सर? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन है, अंतिम 10 दिन है। देखिए, ग्रुप डी के लिए 40 ऐसे सेट हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, यानी एग्जाम के हिसाब से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप ये मेरे चारों सेट ऑलरेडी कर जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई मॉक टेस्ट उठाना, आपको ये रियलाइज हो जाएगा हाँ सर मेरा स्कोर जब बढ़ रहा है। राइट सर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी जो वीडियो है डेली आपको 4 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 4 में से आपका एक तो दोपहर के 4 रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, 3 ले लेता हूँ। 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपका, एक दोपहर के 2 PM पर और एक शाम के 4 PM पर और एक रात के 7 बजे। ये ग्रुप डी के लिए मैंने ये 3 सेट लिए। तीनों सेटों को आप जो है ज्वाइन करना जरूर। ठीक है? चलिए दोस्तों, अगर मैं इसके क्लास नोट्स की बात करूं, इसके जो मैं कराऊंगा क्लास नोट्स, तो वो मिलेंगे आपके मैथ वाई राज रावल सर, मैथ वाई राज रावल सर। राइट सर? ठीक है दोस्तों, इसे जाके ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सर, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, मैंने जितने भी अभी तक 4 सेट कराए हैं उसमें घनाभ का प्रश्न पूछा है। घनाभ का, घन और घनाभ। देखिए, जैसे मान के चलिए, ये देखिए हमारा जो कमरा है वो क्या होता है, एक घनाभकार होता है। ठीक है सर? क्या होता है? घनाभकार होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइट सर? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे घनाभकार अगर बोले, देखिए अगर ये L है और ये B है और यहाँ से इस पर ऐसे डाल दो तो ये क्या हाइट है, तो इसका जो वॉल्यूम आता है वो L इंटू बी इंटू एच आता है। इसका जो आयतन आता है वो L इंटू बी इंटू एच आता है। अगर इसके टोटल एरिया की बात करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो T ऐसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे इस कमरे का या जो भी है तो क्या था, 2LB प्लस BH प्लस 2H है। अगर 4 दीवारी की बात करोगे, 4 दीवारी की ये भी पूछा जाता है, हालांकि सारे प्रश्न मैं करा चुका हूं। तो क्या था, 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू एच, किया जाता है 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू एच। अगर इसके विकर्ण की बात करूं, अच्छा ये तो हाइट है, ये विकर्ण कहलाएगा, हाइट नहीं। हाइट तो हो सकता है ये वाली हाइट हो। ठीक है? ये हाइट के रूप में काम करेगी तो घनाभ है, ये इसका विकर्ण है। अब ये कहता है कि इस कमरे के अंदर सबसे लंबी रोड क्या रखी जाए। जैसे मान के चलिए ये मेरा कमरा है, उस कमरे से लेके इस कमरे पर सीधी सी बात है भाई विकर्ण बनाएगा। जैसे मान के चलिए ये मेरा कमरा है, तो सबसे लंबी रोड जो रखी जाएगी, ये सवाल पूछा जाता है, उसे कहते हैं विकर्ण यानी डी। तो ये कहता है अंडर में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है? ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। इनमें से कोई भी एक सिंगल प्रश्न आपसे पूछेगा इस पर आधार पर, ये फिक्स हो गया है। चलिए अब चलते सर सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, अगर आपसे ये पूछ रहा है घनों की संख्या, इसका मतलब इसमें से क्या काटे जाएंगे, घन काटे जाएंगे। इसमें से ऐसे घन काटे जाएंगे
तो देखिए घन की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए देखिए सीधी सी बात है भाई, एक बात हो, इस घनाभ में से निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इसके आयतन में से निकालना पड़ेगा। जो इसका आयतन निकलेगा देखिए 12 24, ये 12 है ना, 12 24 और 30। तो देखिए कभी भी अगर क्यू निकालता है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस घन की साइड क्या होगी, घन की साइड क्या होगी, सबसे पहला काम घन की साइड क्या होगी। तो घन की साइड निकालने के लिए इसका करेंगे सर एचसीएफ। क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए इसका करेंगे एचसीएफ। अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ अगर 12 24 और 30 ये दे रखा है, इसका सर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह वैल्यू होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ वह वैल्यू होगी जो इन तीनों को काट सके, राइट सर। तो देखिए इन तीनों को देखिए 12 अगर इसे काटेगा तो इसे नहीं काटेगा, इसका मतलब इससे छोटा होगा 6, तो 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसकी क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। बस सवाल हो गया खत्म, यानी घन की आपने साइड निकाल ली। लेकिन एक तो ये तो एक घन की निकाली, ऐसे कितने घन होंगे, तो देखिए घन का आयतन, आपसे ये कहूं घन का आयतन इंटू एक्स, कितने घन, बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए घन का आयतन है 6 का क्यूब इंटू एक्स, बराबर में घनाभ का आयतन क्या था, एल इंटू बी इंटू एक्स, जो को ऑलरेडी दे रखा है 12 इंटू 24 इंटू 30। अगर आप इस 6 का क्यों करोगे ना था 216, या फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दो इंटू एक्स, बराबर करना है 12 इंटू 24 इंटू 30। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है। कभी भी अगर घन निकालता है तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल के उस घन की साइड निकल आएगी, उस घन की साइड निकल आएगी, राइट सर। लेकिन ये तो एक घन है, ऐसे कितने घन होंगे, ये वैल्यू बराबर हो जाती है जो आपने निकाला वो एक आयतन के रूप में निकलेगा, यानी घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। चलिए दोस्तों काटे सर, अब काटने जाओगे 6 से काटे 6 दूनी 12, 6 से काटे 6 चौक 24 और 6 से काटे 6 पंचे 30, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। ऐसे कितने घन होंगे, 40। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऐसे कितने घन होंगे, और वही पूछा घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो कितने घन होंगे, 40 घन काटे जाएंगे इसमें। ये अच्छा सवाल है, अभी तक के प्रैक्टिस सेट में मोस्टली ये कहता था ये साइड दे देगा, या तो ये पूछता था या फिर ये पूछता था या फिर ये पूछता था, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन यही है, बाकी आगे क्या दे रखा है इसने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दो इस ये जो रूम है या कुछ भी है इसकी साइड दे रखी है, ये बता दो सबसे बड़ी जो रॉड रखी जाएगी वो हमेशा याद रखना उसके विकर्ण के रूप में रखी जाएगी, विकर्ण के रूप में रखी जाएगी सबसे बड़ी रॉड। तो उस रॉड को निकालने के लिए आप क्या करो, डी बराबर अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। तो कितने क्वेश्चन हो गए सर, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो घनाभ पर ये 5 प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं, राइट सर। चलिए अब आइए इस पर सवाल। देखिए घातांक करने का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर आप फोकस करोगे तो इस सवाल को कैसे निकालोगे। आपको ये पता है कि देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 30 625 अपॉन में 1225। अब इसका आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है सर, रूट निकालना है। अब देखिए कहीं ना कहीं आप ये चीज नजर आ रही है कि सारे के सारे बट्टे में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू इस वैल्यू को पूरा पूरा काट रही होगी, पूरा पूरा काट रही होगी। और काटने जाओगे तो किससे काटेगी, 25 बार काट देगी, 25 12 इंटू 25 अगर मैं करूंगा तो 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसे इसे पूरा पूरा 25 बार काट देगी। आप काट के देख लेना, ठीक है। या फिर आप ऐसे काटना नहीं चाह रहे, आप ये कह रहे सर मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। चलिए मैं ये कहता हूं कि देखिए इस रूट में से, जैसे मान के चलिए ये रूट है, आप किसी बच्चे को काटना नहीं आ रहा है, ये रूट है, तो इस रूट में से जैसे मान के चलिए या तो 25 बार निकलेगा
या फिर आपका 64 बाहर निकलेगा, या आपका 36 बार निकलेगा, ये बाहर निकल के तो आएगा। तो क्या, या 400 निकलेगा तो ये निकल के आ सकता है, या 15 तो 225 निकल के आएगा, या 25 है तो 625 होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। अगर मैं इसे अगर काटूंगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। काटिए सर, 5 से काटिए पहले। अगर इसे 5 से काटने जाओगे पहले हल्का कर लो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 25। 5 से काटो, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये काटो 5 से, 5 चौक 20 और 5 नी 45। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 10 हो 11 हो गया, 5 दूनी 10, फिर एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है ना, 1225 बट्टे 49, और ये मेरा रूट में चल रहा है 1225 बट्टे 49। अगर इस 49 को बाहर निकालोगे, इस 49 को बाहर निकालोगे तो नीचे तो सर 7 आ जाएगा। और सर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? अगर आप ये 1225 दे रखा है 1225, तो आपको ये पता है लास्ट में क्या रहा है 25। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं लास्ट में 5 तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ये इसके फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 4 है, तो आपने ये देखा छोटी वाली वैल्यू क्या है 3, क्यों? इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 5 25, और 3 के बाद क्या था 4, 4 थी 12, इसका मतलब क्या, ये 35 का है, तो 35 बन गया। 5 से काटो, 5 7 35, सॉरी 7 से काटो 5 बार जाएगा, 7 से काटो 5 बार, तो कितना जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर। एक तो बच्चा ऐसे कर सकता है। अब एक बच्चा ऐसे करेगा, एक बच्चा ऐसे कर सकता है कि सर जी मैं अगर ये देख रहा हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या है परफेक्ट स्क्वायर में आ रही है, इसका मतलब क्या है इससे ये वैल्यू कट जाएगी, और ये देखना पड़ेगा कितनी बार कटेगी। मुझे दिख रही है सीधी सीधी कि 25 बार कटेगी, तो 25 बार जैसे ही कटेगी तो ये रूट में 25 आ जाएगा, और जब इसे बाहर निकालोगे तो 5 है। 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं सवाल को। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है, चलिए सर मैं बार बार चीख चीख के कह रहा हूँ कि सर जी द्विघात समीकरण का सवाल आएगा ही आएगा। मेरे अगर प्रैक्टिस सेट उठा के देखोगे तो ये सारे के सारे 2022 में पूछे हुए सेट है, मैं अपने घर से बना के नहीं लाया हूँ। ठीक है, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5? तो देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है सर, समीकरण होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा, ये मान लेता हूँ मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी एल्फा बीटा बराबर 0, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। मूलों का योगफल हिंदी में लिखोगे, जबकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण है, इसके मूलों का योगफल क्या होगा? आप एल्फा प्लस बीटा ये कैसे निकाल दें, माइनस के बी अपॉन में ए, और एल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। राइट सर, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अभी तक ये सवाल पूछे जाते थे बेस, लेकिन ये कह रहा है समीकरण बता दो, जबकि मूल तो हमने दे रखे हैं। एक मूल एल्फा दे रखा है, एक मूल एल्फा दे रखा है कितना 7/3, और एक मूल बीटा दे रखा है 12/5, ये दे रखा है 12/5। जबकि समीकरण क्या कहता है, समीकरण ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल यानी एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल यानी एल्फा बीटा का गुणन। राइट सर, हिंदी में लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के इसे हटा देना, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इंग्लिश में बात करना चाहोगे तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। राइट सर, तो पहले मैं यहाँ से एल्फा बीटा निकाल लेता हूँ जिससे मुझे आसानी होगी। तो 7/3 प्लस के 12/5, और मैं निकाल लेता हूँ एल्फा बीटा। इसका मतलब क्या है, एल्फा की जगह 7/3, बीटा की जगह 12/5 किया जाए। चलिए सर, एलसीएम लोग कितना जाएगा 15, 5 का इसमें देखिए, अगर इसे 3 से काटो कि नहीं 5 बार, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सारा सीधा सा मतलब है 5 7 35 और 12 36। देखिए 35 दूनी 70 और 71/15 आ जाएगा, 71/15। तो ये तो मूलों का योगफल आ गया एल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसे काटोगे तो 3 चौक 12 और 7 चौक 28, एल्फा बीटा बाप करना 28/5
क्या आ जाएगा 28/5 आ जाएगा। अब सर रख दो, तो मैं रफ कर देता हूँ। आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, आपके पास अल्फा बीटा आ गया। अब रख दो, बस इतना सा काम करना है आपको। रखो सर, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा 71/15, 71/15 इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है 28/5 बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है सर 0। चलिए दोस्तों, फिर क्या करेंगे, यहां से ये एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा सर 15। तो देखिए यहाँ एक है तो कितना आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस के, क्योंकि 15 से 15 कट जाए 71 एक्स प्लस के 15 से काटिए, 15 5 से काटिए तो कितनी बार 3 बार, जितनी बार जाता 28 84 बराबर में क्या है 0 के। तो ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ये बराबर में 0 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको इक्वेशन दिखनी चाहिए, समीकरण दिखना चाहिए 15 एक्स स्क्वायर माइनस के 71 एक्स प्लस के 84, 15 एक्स स्क्वायर माइनस के 71 एक्स 72 नहीं 71 एक्स प्लस के 84। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पाई चार्ट का सवाल आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। पाई चार्ट का सवाल आएगा ही आएगा। बहुत सारे बच्चे ना इस सवाल को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक मुझे लगता है 10-15 सवाल पाई चार्ट के करा चुका हूँ। मैंने ये कहा था कि पाई चार्ट का प्रश्न आएगा ही आएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो ये आपके लिए फ्री के नंबर देके जाता है और ये बहुत आसान होता है। चलिए सर पढ़िए एक बार, इस सवाल से डरना नहीं है, पढ़िए सवाल को। निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ऐसे समझिए एक दुकान है जिसमें टीवी भी है, एसी भी है, पंखा भी है, ओवन भी है, कूलर भी है, मिक्सर भी है। ऐसे समझिए ये क्या है दुकान है। इसमें जो परसेंटेज में ये ऐसी वैल्यू रखी हुई है, एक तरीके से दुकान है। ठीक है, चलिए वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। यानी कि 2021 में 16,800 बेचे गए, 16,800। चार्ट का अध्ययन करें, पूछे प्रश्न का उत्तर दें। तो जैसे अगर मिक्सर है, टीवी है, एसी है, पंखा है, ओवन है, ये है 2021 के दौरान उस दुकानदार से बेचे गए पंखों की संख्या, बेचे गए पंखों की संख्या और बेचे गए ओवन की संख्या से कितने अधिक है। ओवन की संख्या से, ये ओवन है, ओवन की संख्या से कितना अधिक है 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से 20% अधिक है। तो ये टोटल का इस 16,800 ये तो टोटल था। अगर मैं ये कहूँ कि कितने कितने अधिक है, ये 20% अधिक है, लेकिन नंबर में इसका 20% कर दोगे तो 20/100। अरे जल्दी से बता दो, 20/100 कर दोगे। देखिए बहुत आसान होता है। सीधा सा कह रहा है कि 2021 के दौरान दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या 28%, बेचे गए ओवन की कितनी अधिक है, इससे कितनी अधिक है भाई, ये 8 है, 28 कितनी अधिक है 20। तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल दोगे तो देख काटिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 0 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 33 कितना आएगा 3360। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, क्लियर साफ शब्दों में दिख रहा है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगर चेल की निगाह से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। ये दोस्तों बताओ कितना सा सॉल्यूशन है, इतना बड़ा सवाल दे रखा है, इतना सा सॉल्यूशन है। लेकिन आपको थोड़ा सा परसेंटेज, कभी भी पाई चार्ट अगर निकालना है तो एक काम करना, परसेंटेज और आपका रेशियो, ये 2 चैप्टर आप कर जाना, बहुत आसान पड़ जाता है। अभी और सवाल आएंगे आगे चैप्टर में, सारे के सारे कराऊंगा। चलिए देखिए, हर चैप्टर को एनालाइज कर रहा हूं मैं इसमें, हर चैप्टर को। चलिए, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1232 रुपये राशि निवेश की, 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक बात बताइए कि एसआई बराबर क्या होता है, पी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हिंदी की बात करूँ तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 हो जाता है। लेकिन आपसे कह रहा है मिश्रण, मिश्रण क्या होता है ए बराबर, यानी कि मिश्रण वो वैल्यू होती है जो ब्याज सहित लौटाई जाती है, यानी कितना धन लिया आपने, जैसे पी मूलधन लिया प्लस एसआई, ये होता है। अरे ये बता दो, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं
पूरे का पूरे चैप्टर जो है मैं आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैं सॉल्यूशन करा दिया, उसमें सारे के सारे जितना भी यहाँ करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज मेरे पास क्या है, रेट है, आज मेरे पास पी है, आज मेरे पास समय पी है, तो मैं ऐसा ही निकाल लूंगा। चलिए सर पहले ऐसा ही निकाल लेता हूँ, ऐसा ही बराबर पी कितना है 1232, आर कितनी है 5 और टी कितना है 3 वर्ष अपॉन 100। अच्छा पॉइंट में इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये पॉइंट में है तो ये 100 से आपको पॉइंट में 2 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट है। तो देखिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 3 15 दिया 45 और 3 48, 4 और 15 12 180, 15 12 180 होता है और 4 कितना 184, लेकिन ये 100 से डिवाइड हो रहा है नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो, जब एक जीरो से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक अंक बाद, तो कितना 184.8, ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। जबकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर पी प्लस ऐसा ही होता है। आज मेरे पास पी ऑलरेडी दे रखा है तो ना 1232, ऐसा ही मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 184.8 आ जाएगा। चलिए, तो अगर आप ऐड करोगे तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ जीरो है तो यहाँ पॉइंट 8 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, कितना जाएगा 1416.8। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप देखोगे गौर से तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन में ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। ये तो नॉर्मल सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका। चलिए, इस सवाल को अगर पढ़ेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर ये टेन टेन है तो इसका आंसर तो मेरा अलग आ जाएगा यार, जबकि ऐसा नहीं है, बट्टे में जाना चाहिए। तो कोस स्क्वायर अगर मैं थीटा की वैल्यू कोई रखूं तो देखिए मुझे लगता है ये कोट ही होगा, कोट होगा, ये कोट स्क्वायर एक्स होगा। चलिए कोट स्क्वायर एक्स होगा। चलिए, कभी भी याद रखना अगर टेन और कोट थीटा अगर आपको दिख जाते हैं, टेन थीटा कोट थीटा, तो वहां पर हमेशा ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है थीटा की वैल्यू 45। मैं बेसिक से तो नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से अगर साइन थीटा कोस थीटा या इसके अलावा कोई भी दिखता है तो वहां पर थीटा की जो वैल्यू है या तो आप 0 रख सकते हैं या फिर आप 30 रख के देख सकते हैं या फिर आप 60 रख के देख। कंडीशन यही है कि अगर टेन और कोट कहीं भी दिख जाए तो वह पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये देना, लेकिन ये रखोगे कहाँ, जब आपके ऑप्शन नंबर में दे रखे हो, ये भी याद रखना है आपको, जब नंबर ऑप्शन में दे रखे हो, और या फिर थीटा की वैल्यू ये रख के देखना अगर साइन कोस दे रखे। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा झूल लग रहा है मेरे को, तो रखिए मैं ये कहता हूं कि थीटा की वैल्यू 45 रखने पर, क्या रखने पर 45, क्या रखने पर 45। तो देखिए एक तो ये है 1 अपॉन में 1 प्लस कोट 45, कोट 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस टेन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए 1 अपॉन में 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करो 1 ही आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी 1/2 और यहाँ से भी 1/2, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सवाल अगर ये होता तो ये आंसर इसका ये आता, ये गलत नहीं है। हालांकि मैं कोस से भी निकाल सकता था तो उससे और भी अलग आता, कुछ भी दे रखो इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे पता है कि टेन और कोट दे दिया तो थीटा के लिए 45 रखनी है। सवाल गलत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोस होता तब भी मैं आंसर निकाल लेता, कोट कर दिया मैंने तब भी मैंने आंसर निकाल लिया, फिर भी मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ तो झोल होगा, कुछ तो झोल होगा इस क्वेश्चन में। हो सकता है एग्जाम में दे रखा हो, अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर कर दूं और यहाँ भी होल स्क्वायर कर दूं तो क्या ये सही है। इसका करोगे तो 1/4 होल स्क्वायर करोगे इसका, दो नीचे वाले का, तो ये भी 1/4
और प्लस 1/2। चलिए एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 4, 1 + 1, 2 से काटोगे तो कितना 2, 2 और 1 3 और 1 4, कितना जाएगा 4/4। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 1। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर और यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये तो मैंने बना दिया कि होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो फिर उस केस में आंसर 3/2 ही होगा। और कोस लेके चलोगे तो उस केस में जो आंसर आएगा वही आंसर होगा थीटा की वैल्यू रख के। इस सवाल में थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा गलती है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये गलती नहीं है। आपने 3 सवाल देख लिए, अगर मैं इस सवाल को बिल्कुल एज इट इज करना चाहूँ तब भी आंसर आ जाएगा, अगर मैं इस सवाल को केवल केवल इसे चेंज करके चाहूँ तब भी आंसर आ रहा है, अगर मैं इस सवाल को स्क्वायर के फॉर्मेट करना चाहूँ तब भी ये सवाल आ रहा है। ये 3 सवाल करा दिए मैंने आपको, ठीक है दोस्तों, 3 सवाल करा दिया। चलिए देखिए ये किसका है, दिमाग उत्तर से, अच्छा ये इसका है पार्टनरशिप का, हालांकि शायद मुझे पार्टनरशिप मैंने कराया कि नहीं कराया, शायद मुझे लगता है नहीं कराया, वहां तक नहीं पहुंच पाया था। चलिए 1-2 चैप्टर रह गया था अर्थमेटिक में, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा इसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेश करती है। ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। श्रीमान शर्मा है तो एस कर देता हूँ, श्रीमान गुप्ता है तो जी कर देता हूँ, और श्रीमान सिन्हा है तो सिन्हा ही लिख देता हूँ ना, श्रीमान सिन्हा है, ठीक है, श्रीमान सिन्हा है। तो ये जो क्रमशः ये पहले 4,000 रुपये लगाते हैं और ये 8,000 रुपये गुप्ता जी और सिन्हा जी लगाते हैं 6,000 रुपये। जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को अगर पार्टनरशिप में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए आप मेरा एक नोट करना कि कंसेप्ट जो बनता है, जैसे मान के चलिए कोई भी आपने व्यवसाय शुरू किया तो उसमें सीधी सी बात है प्रॉफिट चाहोगे आप, कि प्रॉफिट चाहोगे तो ये क्या होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू कितने समय के लिए, इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, सीधा सा मतलब है कि अगर प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितना इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए। तो इसका मतलब P बराबर IT, आई इंटू टी, P बराबर आई इंटू टी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी अगर आपको प्रॉफिट पूछे तो वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा मैं। चलिए ये इतने रुपए लगाते हैं, जैसे आपने एक व्यवसाय शुरू किया, आपसे मैं आप में से 3 लोग हैं, एक का नाम शर्मा जी, एक का नाम गुप्ता जी, एक का नाम सिन्हा जी है, एक श्रीमती है, एक श्रीमान है और एक श्रीमती है। तो आपने जब व्यवसाय शुरू किया तो एक ने लगाया 4,000, एक ने लगाया 8,000, एक ने लगाया 6,000, लेकिन 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि श्रीमान शर्मा ने 6 महीने तक तो अपना काम किया ही होगा, अरे सीधी सी बात है, 6 महीने तक तो किए ही होंगे, छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपए का लाभ, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट दे दिया, यहाँ क्या दे दिया प्रॉफिट, लाभ प्राप्त हो तो श्रीमान गुप्ता के हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ये जो व्यवसाय चला है मोस्टली होता है एक साल के लिए, 12 महीने के लिए, लेकिन यह कह रहा है 8 महीने के लिए, ये क्या कहता है 8 महीने के लिए। तो एक बात बताओ, श्रीमान शर्मा अगर 6 महीने के लिए काम करते तो 6 महीने के लिए करेंगे, इसका मतलब गुप्ता जी ने टोटल 8 महीने के लिए किया और सिन्हा जी ने टोटल 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने तक व्यवसाय चला है। कहां तक चला, 8 महीने तक। अगर 12 महीने तक चलता तो ये दोनों तो 12 महीने करते, ये केवल 6 महीने करते। अगर ये 2 साल करते तो ये दोनों 2 साल करते, ये केवल 6 महीने करते। ठीक है, बस इतना सा खेल है, कुछ नहीं। कभी भी अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो ये रेशियो में होता है, आप मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई कर लो फिर भी आंसर आएगा। लेकिन कभी भी याद रखना, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, इसका सीधा सा मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रेशियो में चेंज कर सकते हैं, आपने कैलकुलेशन आसान। चलिए दोस्तों तो देखिए ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या है, समय। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू समय तो क्या देगा, प्रॉफिट ही देगा। क्यों कि आपने 4,000 लगाए और इतने समय के लिए, तो ये क्या है प्रॉफिट के रूप में काम करेगा। तो ये जो रेशियो बन के आता है वो प्रॉफिट का बन के आता है। चलिए तो देखिए इस इन 3 जीरो से ये 3 जीरो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो, अब क्या काट पाओगे, अगर देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ से दे दोगे तो 8 से देखिए एक 8 से एक 8 कट जाएगा। अब यहाँ कैसे काटोगे, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 8 से 24 3 बार कटेगा।
तो यहाँ बचा केवल 3 और यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 6। तो यानी इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने इतनी छोटी सी वैल्यू में ले लिया रेशियो में, इतनी सी छोटी सी वैल्यू में ले लिया रेशियो में। राइट सर, ठीक है दोस्तों। चलिए, जबकि ये क्या है, प्रॉफिट ही तो कहलाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 और 3 11 और 7 17, 17 का प्रॉफिट हो रहा है, 17 रेशियो का। जबकि सवाल में कह रहा है कि सर 34,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये जो 17 है ना, ये किसका मान है, ये 34,000 रुपये का मान है। सॉरी, 34,000, ये जो 17 का मान है। तो 17 से काटे तो 17 दूनी 34, यानी कितनी बार, 2000 बार जाएगा। जितनी बार जाता उतने ही गुना होता जाता है। क्यों, इसको गुना करोगे यही आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताओ। तो गुप्ता जी कौन है, ये जब ये 2000 गुना है तो सर जी ये भी 2000 गुना हो जाएंगे गुप्ता जी। 8 दूनी 16, यानी उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कितना है, 16,000 रुपये। कहीं दिख रहा है इन ऑप्शन में D4 डायनेमिक का हिस्सा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि श्रीमान शर्मा का प्रॉफिट और श्रीमान सीना का प्रॉफिट, जब ये 2000 गुना है तो ये भी 2000 गुना, जब ये 2000 गुना तो ये भी 2000 गुना। लेकिन मैं आपसे एक और शब्द कहना चाहता हूँ। अब ये 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल कैसे बनाता है, किन्हीं दो के लाभ का अंतर, जैसे इसके और इसके लाभ का अंतर कितना आ जाएगा। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कल को एग्जामिनर सवाल बनाते तो वो कहेगा इन दोनों के अंतर, लाभ का अंतर बताओ। जब ये 2000 गुना है तो अंतर भी 2000 गुना हो जाएगा। अगर ये कह दे इन दोनों के सम, इन दोनों के सम, या फिर इसका और इसका सम, इन दोनों का सम करना है 14, जब ये 2000 गुना तो ये योग भी 14 है, 2000 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते। ठीक है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट का एक सवाल आया अभी तक, इसे मैंने बहुत डिटेल में कराया, मजा आ गया सवाल को करा के। चलिए देखिए, आपको ये सवाल ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या वसड़ दे रखी है। आप पढ़िए, 4x² माइनस के 9y² का क्यूब, 9y माइनस के a 49z² का क्यूब, प्लस के 49z² माइनस के 4x का होल क्यूब। इसी तरीके से इस तरह से ये वैल्यू दे रखे हैं और ये प्यारे प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्यारे प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं पढ़ रखा तो लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या हो जाता है, 0 के। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू, बहुत फेमस है एग्जामिनर का। ए क्यू, हालांकि सारे प्रश्न में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0। अब एक बच्चा कहे सर कहाँ पढ़ा है, अलजेब्रा में पढ़ा है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये देख, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है, ये बराबर, ये कंडीशन आती है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बराबर में हो जाता है 3abc के, 3abc के क्या हो जाता है, 3abc के हो जाता है। अब यही चीज आपको दिख रही है, अगर मैं इसे ए मानूं तो ये ए क्यू, इसे मैं बी मानूं तो बी क्यू, और इसे मैं सी मानूं तो क्या है, सी क्यू। इसी तरीके से नीचे ए क्यू, ये बी क्यू और ये सी क्यू, क्या दिख नहीं रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसी तरीके से प्लस प्लस, दिख रहा है आपको। अरे जल्दी से बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या होता है, 3abc, 3abc, यानी ये वैल्यू एक ही है। तो क्या आ जाएगा निकल के डायरेक्ट, 3abc अपॉन में नीचे 3 इंटू abc। अब एक बच्चा का सर इसे इससे क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि बेटा ये वैल्यू अलग अलग है। चलिए सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऊपर से क्या 3 इंटू ए, यानी 4x² माइनस के 9y², ये ए। बी की बात करूं तो ये बी की वैल्यू है, तो 9y² माइनस के 49z², ये बी। सी की बात करूं तो 49z² माइनस के 4x², राइट सर, 4x²। तो ये तो ऊपर वाला टर्म्स आ गया, ये ऊपर वाला टर्म्स आ गया। अगर मैं नीचे वाले टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जगह 3abc, abc, तो ये क्यू को छोड़ दो, बाकी लिख दो 2x माइनस के 3y और 3y माइनस के 7z, ए हो गया, बी हो गया और सी 7z माइनस के 2x, ये आ जाएगा।
लेकिन ये सारा कंसेप्ट आपके इसके पीछे की पॉपुलर ही है, राइट सर, रासलीला इसके पीछे की ये है। अब एक बच्चा कहेगा सर मजा आ गया यहाँ तक, कोई भी आज परेशानी नहीं है, तो ये इससे ये कट जाएगा 3 से 3। अब अगर आप ये देख रहे होंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है सर, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ये होता है। अरे जल्दी से बता, अगर आप इसे ऊपर वाले खोलोगे तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस के 3y का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऊपर से क्या आ जाएगा, जैसे मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू दे रखी है माइनस के 3y का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार प्लस में 2x, एक बार माइनस में 3y और एक बार 2x प्लस के 3y, ये प्लस में। लेकिन आप जैसे ही नोट करोगे तो जैसे आप इसको खोलोगे इस वाली पोजीशन को, आपको ये वैल्यू दिखेगी, जबकि इनमें से एक वैल्यू माइनस वाली यहाँ नीचे दिख रही है। क्या दिख रही है, माइनस वाली नीचे दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो बचेगा, क्यों नीचे क्या है 2x माइनस के 3y, ये चल रही है ऐसे, ये इसे काट देगा, बचेगा ऊपर ये। तो कुल मिला के है ऊपर जितने भी टर्म्स हैं जो नीचे दे रखे हैं, ये सारे के सारे केवल और केवल किस में बचेंगे, प्लस में बचेंगे। ये सारे के सारे किस में बचेंगे, देखिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीका कर रहा हूं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका कर रहा हूं कि जब आप इसे काटोगे तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां बचेगा यही वाला वैल्यू 2x प्लस के 3y, ये बचेगा। इसी तरीके से ये माइनस का ऊपर इसे काटेगा तो यहाँ बचेगा 3y, यही बचेगा, मैं साइन चेंज हो जाएगा 3y प्लस के 7z, और ये मैंने खोल के बता दिया क्यों बच रहा है। इसी तरीके से 7z माइनस के 2x, 7z माइनस के 2x को काट देगा तो यहाँ बचेगा 7z प्लस के 2x, ये बचेगा। और किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन में डी फॉर डायनेज का करेक्ट आंसर, केवल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, केवल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट किया है, हो सकता है कुछ बच्चों के सिर से ऊपर गया हो। आप ये काम करना, जब इसे तोड़ोगे, चलिए मैं बता देता हूँ, 9y स्क्वायर माइनस के 49z स्क्वायर है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे जब खोलोगे तो ये वैल्यू दे देगा, इसे 7z का होल स्क्वायर, और बट्टे में मेरा चल रहा है ये 3y माइनस के 7z, ये मेरा चल रहा है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार माइनस में यानी 3y माइनस के 7z, और एक बार प्लस में 3y प्लस के 7z अपॉन में क्या है 3y माइनस के 7z, तो ये इसे काट देगा तो बचेगा यही वैल्यू बचेगी, और वही वैल्यू मैंने लिखी है। या तो बार बार इसे ऐसे करके आओ या थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। तो क्या आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां तो मैंने डिटेल में कराया था, एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम के तरीके से आपको सीख के जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के तरीके से ही आपको सीख के जाना पड़ेगा। मजा आ गया, अभी तक ये ऐसा सवाल नहीं आया, लेकिन ये सवाल पूछा था एग्जामिनर का फेवरेट पेपर। चलिए पढ़िए, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम पर सवाल आ गया, अभी तक नहीं आया। तो देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने का यही तो फायदा है कि आपके पूरे मैथ का रिवीजन होता है। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब देखिए, जैसे मान के चलिए ये कोई पॉइंट P है, क्या है पॉइंट P दे रखा है। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में, जैसे मान के चलिए यहाँ कोई ये नाव है और इधर ही धारा है इसकी, ऐसे इधर ही धारा है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये नाव भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। जैसे मान के चलिए, इस बात को याद रखना कि जिधर आपकी नाव जा रही है और उधर ही आपका पानी है। जैसे ये नाव है और ये क्या है, पानी यानी जल है, ठीक है, जल है या नहर है जो भी। तो उस केस में यानी कि नाव की चाल प्लस जल की चाल, नाव को x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं, उस केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, x प्लस y। क्यों, तो कभी भी याद रखना, एक काम करना, कहीं नहर किनारे बैठ जाना, तो उसमें कोई भी चीज जिधर पानी बह रहा हो उसमें कोई चीज ऐसी डालना जो उसके साथ बह सके, हल्की चीज डालना। तो देखना जिस चाल से आपका पानी जा रहा होगा उसी चाल से वो वस्तु बहने लग जाए। इसका मतलब क्या है,
ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। अगर आप एक कंसेप्ट और पढ़ोगे इसी में, तो ये तो एक सेम साइड हो गया। अब सेम साइड, अगर नाव मान के चलिए इधर से जा रही है और जल इधर से आ रहा है, यानी कि ये नाव है और ये नहर का पानी है, जल है, तो ये क्या होंगे? ये सर अगर ये x है और ये क्या है? y है, तो क्या होंगे? ये घटेंगे x माइनस की y। क्या घटेंगे? x माइनस की y, यानी कि चाल घटे। अब आ जाओ, अगर कोई नाव यहां से यहां तक, कहां तक जा रही है? बिंदु Q तक जा रही है, ऐसे यहां से ये गई, ऐसे ये गई, तो एक बात बताओ, दो यहां से यहां तक जाने में बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, 3 घंटे में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसके लौटने की बात आई और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है, बिंदु Q से बिंदु P पर यहां से यहां तक ये वापस आती है 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे। कितने घंटे में आती है? 4 घंटे में वापस आती है। ठीक है, 4 घंटे में वापस आती है। तो एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई, ये जो दूरी तय की गई, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? अरे ये कांस्टेंट नहीं है, जल्दी से बता दो। अब ये मैं रफ कर दूं। चलिए, ये सारी चीजें मुझे लगता है बच्चों को आती होंगी, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, नहीं आती है तो आप एक बार देख लेना कि जब धारा की दिशा में जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 समय क्या आएगा? x प्लस के y। और जब धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में, ये लिख लो दिशा में, जैसे परेशानी, और ये विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में आती है तो कितना समय लेता है? ये विपरीत दिशा में तो क्या आता है? x माइनस के भाई, भाई विपरीत दिशा में क्या है? x माइनस के। जब धारा की दिशा में जाता है तो कितने घंटे लेता है? 3 घंटे। और जब धारा की विपरीत दिशा में, यानी ये विपरीत दिशा ही तो हो गई, जैसे मान के चलिए नहर इधर चलिए, नाव इधर ला रहा है, तो विपरीत ही तो हो गई। यहाँ कितने घंटे ले रहा है? 4 घंटे। समय ज्यादा लेगा। अरे सीधी सी बात है, यहाँ 3 घंटे ले रहा है और यहाँ 4 घंटे, तो सीधी सी बात है अपोजिट में जाएगा तो समय ज्यादा लेगा। लेकिन आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि मेरी दूरी क्या कांस्टेंट है, तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अरे जल्दी से बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड और इसका जो अनुपात है, स्पीड जो है ये टाइम के अपोजिट हो जाती है। स्पीड जो है टाइम के अपोजिट होती है। सर समझ में कम आया? अगर टाइम का अनुपात जैसे मान के चलिए 2:3 दे रखा है, तो स्पीड अपोजिट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? अपोजिट, यानी 3:2 हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। तो ये तो टाइम है। सर मैं स्पीड की बात करूं तो अपोजिट हो जाएगी, यानी 4 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको ये समझाना चाहूँ, ये x प्लस बाई का मान है, ये x प्लस बाई का मान है और ये x माइनस बाई का मान है। या तो आप बैठ के उलझाते रहो, जैसे यहाँ करेगा एक बच्चा, x प्लस बाई का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और x माइनस के बाई का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। वो क्या करेगा? काटो पीटो, 2x बराबर 7, 4 3 7, x बार कितना जाएगा? 7/2 आएगा। x का मान कैसे निकल के आएगा? 7/2। जो बच्चा बहुत खुश रहेगा। कभी भी मोटे एंड स्ट्रीम में अगर ऐसा सवाल आता है तो ये याद रखना कि आपको जो मान निकालना है वो ये निकालना है कि ये x, केवल x का, और एक किसका निकालना है? y का। तो आपको क्या करना है? अगर x का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दिए, 7 और 3 10, सॉरी 4 और 3 7, ऐसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का ये मतलब है। और y का मान निकालना तो इन दोनों को घटा दीजिए और आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा रेशियो में, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है ये तो जल की चाल, तो जल की चाल क्या मानी थी भाई? तो जल की चाल 1 है, 1 का मान कितना है? 3 है। 1 का मान कितना है सर? ये 3 है। तो जब ये 3 है तो इसका मतलब क्या? ये 3 गुना है, क्योंकि 3 एकम 3। जब ये 3 गुना है तो सर जी ये भी 3 गुना हो जाएगा, 7 के 21। तो जो नाव की चाल है वो कितनी होगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सवाल को समझाने में भले ही मैंने समय लिया है, लेकिन इतना डीप में जाके कोई नहीं पढ़ाता है। मैं करने को तो 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? 2 मिनट क्या, 2 सेकंड लगेंगे इस सवाल को करने में, 2 सेकंड लगेंगे। क्यों? कि मैं अगर इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी? x, और इनको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? y। जब इनको घटाओ कितना आ जाएगा? 3। 1 का मान 3 है, दोनों को जोड़ो 7, और 7 के 21 खत्म। लेकिन कंसेप्ट जिसको पता है वही ऐसे करता है।
ठीक है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न बन गया, मजा आ गया इस प्रश्न को लगा के, दिल प्रसन्न हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि अभी तक बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं आया और ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, पक्का है। चलिए दोस्तों, देखिए बार बार कह रहा हूँ टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा जा रहा है। अभी तक जो सवाल पूछे गए थे वो एमडीएच पे पूछे गए थे और अब पूछा है एफिशिएंसी। चलिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। कभी भी याद रखना, अगर ऐसा सवाल आता है एफिशिएंसी का, किसका, एफिशिएंसी का, तो याद रखना कि ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन। कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन। तो ये टोटल वर्क है, ये क्या सर, इसका टोटल वर्क है। अब एक बच्चा कहे सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, ए प्लस बी बराबर 8 दिन। ये बेटा उस केस में लिखते हैं जब एफिशिएंसी आपको निकाल ली हो, जबकि सवाल में अगर पढ़ोगे तो एफिशिएंसी ऑलरेडी दे रखी है, इस बात को भी नोट करना है। चलिए दोस्तों, जबकि बी जो है, ये बी जो है इस ए से 25% अधिक कुशल है, इससे ये 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो कितना 125 है। 20 से काटो या 5 से काटो, 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। लेकिन ये जो वैल्यू होती है भी एफिशिएंसी की, तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, टोटल वर्क निकाल लूंगा, यानी ए प्लस बी इंटू ये 8 है। ए का मान कितना है, इस एफिशिएंसी का मान 4, बी का मान 5 इंटू 8, 4 और 5 9, 8 72, यानी टोटल वर्क कितना आएगा, 72 आ गया। टोटल वर्क सर कितना आ गया, 72 आ गया। अब ये कह रहा है ए अकेला अगर इसको, इस 72 काम को अगर टाइम निकालना ए का, इस 72 काम को अगर ए की एफिशिएंसी से कराओ, ए की एफिशिएंसी कितनी, 4 से कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो कितने दिन लेगा अकेले, 18 दिन लेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बी अकेला करेगा, बी अकेला करेगा तो कितने दिन लेगा, जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन का सवाल आएगा ही आएगा, और कैसा भी सवाल आ सकता है। हालांकि सारे के सारे प्रश्न में ऑलरेडी करा चुका हूँ, पढ़िए एक बार सवाल को। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समय मेरा सही चल रहा है, समझाने में ज्यादा समय ले जाता हूँ क्योंकि फ्लो में जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 समीकरण को हल कीजिए एक तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0। हालांकि बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान पड़ेगा ये तो। देखिए, इसको इक्वेशन को हल करना है। हल कैसे करते हैं, देखिए इसके ऐसे फैक्टर करते हैं, जैसे 3 करोगे तो 3 3 का 9, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, और इन दोनों का अगर सम करोगे तो ये आना चाहिए। ये आप सभी को पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 + 3, तो ये भी तो 6 है एक्स, और प्लस के 9 इक्वल टू 0। चलिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो एक्स का तो माइनस के 3x, ये माइनस का भेजोगे तो माइनस के 3x प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स आप कॉमन करते हैं, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस के 3, और यहाँ क्या जाएगा -3 कॉमन लेना है, क्या लेना, -3 कॉमन। क्यों, ये जो वैल्यू यहाँ आती है वही वैल्यू यहाँ लानी, तो माइनस के 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो देखिए एक कंडीशन तो ये आ गई x माइनस के 3, दूसरी कंडीशन ये होती है x और जो कॉमन लेता है x माइनस के 3 बराबर क्या है 0 पे। तो ये देखिए a और a है, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ नहीं सकता। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों चलिए आज सर सवाल, मैं 2 दिन पहले ही सवाल को करेक्ट आया, मैंने ये कहा था कि ऐसा सवाल पूछेगा, 2 दिन पहले ही करेक्ट आया हूँ। चलिए, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खाए। यानी आप दुकान पे गए, उस दुकानदार ने ये बोला कि मैं 5 रुपए प्रति अंडा लूंगा, लेकिन आपने क्या कहा कि 12 दर्जन अंडे, 12 दर्जन, 12 नहीं 12 दर्जन। इसका मतलब क्या है, एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में कितना होता है 12 नग, कितना होता है 12 नग।
तो ये 12 दर्जन, ये 12 तो है, लेकिन एक दर्जन में कितना होता है, 12 नग होते हैं। आपने जो अंडे खरीदे वो कितना खरीदे, 144 अंडे खरीदे आपने, 144 अंडे। लेकिन आपने इसे 144 अंडे का जो प्राइस दिया है प्रत्येक अंडे का, वो कितना दिया है, 5 रुपए। आपकी जो जेब से जाएंगे वो 144 इंटू 5 कितना, 5 चौक 20, 2 और 14 75 कितना, 720 रुपए आपने उसे पे आउट किए। कितना किया, 720 रुपए आपने उसे पे आउट किए। राइट सर, दोबारा से देखिए, ये 144 अंडे खरीदे, लेकिन प्रत्येक अंडे का जो मूल्य था वो कितना था, 5 रुपए। तो 144 इंटू 5 कितना, 720। लेकिन हुआ क्या है, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। जैसे आप लेके आए मार्केट, अंडे है तो टूटना लाजमी है, इसमें से 12 अंडे टूट गए, इसमें से 12 अंडे टूट गए, तो कितना बचा, 2 3 1, 132 अंडे बचे। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूँ कि जो टूट गए वो तो आपके टूटे ना, जो टूट गए वो तो आपके टूटे। इसका मतलब ये है कि जो 144 अंडे का जो प्राइस आपने दिया था, वही प्राइस अब 132 अंडे का हो जाएगा। वो अंडे ही टूटे, प्राइस थोड़ी टूट जाए। प्राइस तो आपकी जेब से इतना ही खर्च हुआ है, 720 रुपए। ठीक है दोस्तों, 720 रुपये खर्च हुआ है, लेकिन उसने शेष अंडों को 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया। अब ये शेष जो बचे हैं, जैसे 132 है, शेष अंडे, शेष अंडे, शेष अंडे कितने बचे, 132, और इन्होंने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 13 6 78 और 1 79, कितने रुपए में बेच दिया। तो ये क्या एसपी है और ये क्या सीपी है। अब एक बात बता दो कि 720 रुपए में खरीद के लाया और 792 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, इसे 72 का प्रॉफिट, कितने का, 72 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी 72 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस फॉर्मूले को गोली मारो, सीधा सा मतलब देखो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का प्रॉफिट हुआ, 72 का प्रॉफिट। लेकिन ये जो 72 का प्रॉफिट होगा किस पे होगा, 720 पे, क्योंकि 720 से जा रहे हैं सीपी पर, 720 सीपी तो इंटू 100। ठीक है दोस्तों, चलिए काटिए। अगर आप काटने जाओगे तो देखिए, इस 72 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 10% का, उससे क्या हुआ, लाभ। इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन में सी, करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन में सी। ठीक है दोस्तों, मजेदार सवाल है, मजा आ गया सवाल को लगा के। चलिए देखिए, आपको ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा। तो मैंने ये बताया था कि कहीं भी सबसे पहले अगर बार दिखता है, क्या दिखता है, बार, तो सबसे पहले वो सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, छोटे के अंदर बड़ा कोष्ठक, बड़े के अंदर मझला कोष्ठक, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन ये सब हल करते हुए आपको ये भी याद रखना है कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्लस करते हैं, फिर उसके बाद माइनस। एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। पहले कभी भी अगर आपको बार दिखता है तो बार, ऑफ दिखता है यानी का, ठीक है, या फिर कोष्टक दिखता है, सबसे छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे भैया, फिर बड़े भैया, फिर उससे बड़े भैया। छोटे भैया प्यारे से होंगे, छोटे से होंगे, बड़े भैया उससे थोड़े बड़े होंगे, और उससे बड़े भैया तो बड़े खतरनाक होंगे, टेढ़े में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनको सबको करने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि पहले डिवाइड करना है इनके बीच में, और फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। चलिए देखिए इस सवाल क्या कहते हैं, इस सवाल को ये खत्म करेंगे। 7 प्लस, ये मझला कोष्टक है, 4 प्लस 3 इंटू ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये करोगे तो 4 से 12, अब आया कोष्टक है, माइनस के, ये कोष्टक के भीतर है, क्योंकि ये कोष्टक आ गया, ये वाला कोष्टक आ गया, और ये मझला कोष्टक तो सबसे एंड में है, और ये सबसे एंड में करना ही पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, सबसे एंड में करना पड़ता है। तो मैंने ये ऑफ तो क्लियर कर दिया, मैंने ये देखा इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से काटे तो कितनी बार, 3 बार, ये प्लस के 3, ये माइनस के 3 कट जाएगा, बचा क्या है, माइनस के 5, और यहाँ क्या है, ये 12 है, और ये माइनस के 5, सॉरी 5 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ से 7, यहाँ से कितना बचा, 7। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू आ गई कितनी आएगी, 7। तो 7 और 4 11, और 11 और 7 11, क्योंकि 4 ये जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 11, और 7 कितना, यानी ऐसे इन सवालों को इजीली सॉल्व, ऐसे इन सवालों को इजीली सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले इसे करोगे, फिर इसे करोगे, फिर इसे करोगे, सारी चीज दिमाग में, सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मजा आएगा।
देखिए पढ़िए, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है, यह दुकानदार इसके लिए 1874 देता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात। मैंने ये बताया था डिस्काउंट का सवाल आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता डिस्काउंट। अब कैसा है वो सारे सवाल कवर करा रहा हूं मैं, ठीक है। कि 75% का छूट देता है। एक बात बता दो, अगर 100 में से 75 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो सर बेचेगा कितने में? 25% बेच रहा है। तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। जबकि कह रहा है 1874 लेता है, तो ये क्या है? एसपी तो है, अरे ये एसपी तो है, विक्रय मूल्य। तो ये कुल मिला के है ये 1874 ये एसपी है, तो ये जो है एसपी यानी 25% का मान है, ये 25% का मान है। आपको चाहिए क्या? 100%। तो ये क्या जाएगा? एमपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एमपी निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट नोट करना, हो सकता है कोई बच्चा नया देख रहा हो, तो वो क्या करेगा कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। हमेशा इस बात को याद रखना कि एसपी बराबर एसपी के करना होता है, सीपी बराबर सीपी के, और एमपी बराबर एमपी के। यानी 1% में दे रखा हुआ, 1 रुपए में दे रखा हुआ। तो मैंने वही किया है कि यहां से मैंने ये देखा कि जैसे डिस्काउंट देगा तो ये 25 का जाएगा एसपी, तो ये परसेंटेज में और वो रुपए में। बस सर सवाल हो गया खत्म। 25 से काटो तो 25 चौका 100 और 18 चौक 72। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बच्चा यूनिट डिजिट पे कर लो, 4 चौक 16, तो लास्ट में कितना आएगा? 4 है। अब जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 वही इसका आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ये इसका आंसर। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये है, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका नल और टंकी पर सवाल आ ही रहा, तो कोई दो राय नहीं, कोई नहीं रोक सकता। और ये पिछले वाले सवाल में भी सवाल पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा। पर इस सवाल को क्या कहते हैं? 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। ये इनकी क्या कैपेसिटी है भरने की? दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। जैसे दोनों आपने खोले, जैसे ए भी खोल दिया और बी भी खोल दिया, लेकिन ये कह रहा कुछ समय के बाद किसको? बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। आधे घंटे का मतलब क्या है? यह मिनट है, तो आधे घंटा मतलब क्या है? 30 मिनट में भर जाती है। ये कहना चाह रहा, सीधा सीधा 30 मिनट ना देके वो आधे घंटे लिख दिया, यही बच्चा कंफ्यूज जाता है। तो पाइप बी कितने मिनट बंद करना होगा? कितने मिनट बाद? तो जब ये मिनट में तो सारा मिनट में ही आना चाहिए, अगर ये घंटे में तो सारा घंटे में, अगर ये सेकंड में तो सारा सेकंड में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, 2 पाइप, एक ए है और एक बी है। ये क्रमशः पहला पाइप 36 और दूसरा पाइप 48। इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? तो देखिए 36 और 48 का अगर एलसीएम लोगे तो देखिए 9 चौक 36 और 16 48, 16 में 144, 144। तो मैंने कैसे किया? 144 लिख दिया, बच्चे का ये क्वेश्चन आने थे। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस आएगी। मैंने ये देखा इसके अगर फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा? 9 चौक 36 और इसके फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा? 16 48। तो मैंने ये देखा ये 4 जो इसमें समाहित है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं मेरे अंदर, और ये 3 जो है इसमें समाहित है, इसका मतलब इस 3 का कोई मतलब नहीं। तो बचा क्या? ये, तो 16 में 144। मैंने ये किया बस। आपको जो तरीका आता है वो अपना लेना, इसका एलसीएम 144 आ जाए। ठीक है दोस्तों, एलसीएम करना 144 आया। अगर आप इससे काटोगे तो 36 से काटोगे तो 6 चौक 24, ठीक है, 4 बार चला जाएगा। इससे काटोगे तो कितनी बार? 3 बार चला जाएगा। तो इससे इसे जब काटोगे तो 3 बार 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे। देखिए कैसे करते हैं, आपको ये पता है कि इस 8 से ये 4 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 3 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24 और 4 12 और 2 14। ये तरीके होते हैं, ये सीखने पड़ेंगे। चलिए, ये तरीके सीखने पड़ते हैं, कोई घर से नहीं लाता। चलिए, दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यह तो टंकी आधे घंटे भर जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ए है और एक कौन है? बी है। ये दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि पाइप बी को बंद कर दिया। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
कि यहाँ से शुरुआत हुई और एंड तक लगातार इसको बंद किया है, बी को बंद किया है। इसका मतलब ए तो शुरू से लेकर एंड तक काम किया है। इसका मतलब क्या है, ए तो शुरू से लेकर एंड तक काम किया। इसका सीधा सा मतलब है कि जो 30 मिनट जो ले रहा है वो 30 मिनट तक तो ए ने काम किया है। तो सीधा सा मतलब है कि ये बता दो ए ने काम कितना निकाला। तो अगर मैं ये कहूँ कि 30 मिनट तक तो ये इसने काम किया, तो 4 हमारे अगर 144 में से अगर ये इसका ए का काम घटा दोगे तो किसका काम निकल आएगा, बी का काम निकल आएगा। तो देखिए 4 2 कितना जाएगा 24। तो अब ये जो काम किया है उसमें बी ने 24 काम किया है। तो वही कह रहा है कि बी को कितने समय बाद, तो बी कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी। अगर इस 24 काम को कराओगे और इस 3 की एफिशिएंसी से कराओगे तो ये 8 मिनट के बाद बंद कर दिया होगा, 8 मिनट के बाद बंद कर दिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में सी को 44 था करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताओ, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। किसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो बस एक ही कंसेप्ट रखना है कि शुरू से लेकर एंड तक किसने काम किया। ये तो शुरू से स्टार्ट हुआ तो एंड तक लगा, इसका मतलब टोटल जो काम चला वो आधे घंटे में है, आधे घंटे तक, आधे घंटे तक तो ये तो लगा ही रहा ना। बस सवाल हो गया तब। चलिए क्वेश्चन पढ़िए सर क्या करता है। अरे तेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल लौटा, दोनों तरफ आने जाने का औसत चल रहा है। ठीक है, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। लेकिन अगर एवरेज की बात आती है इसकी टाइम एंड स्पीड की, तो यहाँ पर निकालते 2x बाई और कोष्टक में x प्लस बाई, ये फॉर्मूला होता है। एक बच्चा तो ऐसे करेगा। चलिए मैं दोनों तरीके से सेव कर लेता हूँ और मैं खुद का एक तरीका भी बताऊंगा। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है, ये थोड़ी है, ये है तो डुप्लीकेट करना है ना। किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद रहता तो उस केस में क्या करोगे, रख दीजिए सब। तो 2 × x का मान कितना है, 4 की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, x प्लस बाई 4 × 20, तो कितना जाएगा ये 24 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 या 24, इसे नहीं काट पाएगा तो कितना जाएगा 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एवरेज जो स्पीड थी वो कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल के लिए फॉर्मूला आपको याद रख लें। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं फॉर्मूला अगर नहीं याद कर पाया तो उस केस में आप क्या कराओगे मेरे को। चलिए देखिए उस केस में उस बच्चे के लिए मेथड 2 है जो कि मैं लगातार कराता रहता हूँ, हालांकि दोनों मेथड कराता हूँ। तो हो सकता है कोई बच्चा ये पढ़ रखा हो, कोई बच्चा ये पढ़ रखा हो। हर तेजा अपने स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। जैसे यहाँ से गया स्कूल और यहाँ से वापस आया, यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी रही होगी, एक दूरी ये तय की इसने और एक आते समय, तो 2 दूरी तय की इसने। चलिए तो पहले वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और जब वो वापस लौटता है तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस। आपको एक काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाऊंगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 20 इनकी दूरी है एक साइड की, क्योंकि 2 साइड जा रहा है। इस 4 से काटेंगे तो कितनी बार, ये 5 बार, ये किलोमीटर में ऐसे। इसे जब काटोगे, इसे काटोगे तो ये 5 घंटे लेगा यहाँ। इसे काटोगे 20 से 20 काटोगे, किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ करना 1 घंटा, कितना लेगा 1 घंटा लेगा। ये बता दो दोनों तरफ से उसकी क्या बता दो चल रहा है। तो एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर होती है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। जबकि डिस्टेंस कितनी है सर 20 किलोमीटर एक साइड से जा रहा है, मैं भी बताया 20 किलोमीटर एक साइड से दूसरी, तो कितना टोटल कितना जाएगा 40, और टाइम इतना कितना ले रहा है 5 और 1 6 घंटे। बस काट दो, इससे कितना काटोगे तो ये 20/3 ही आ जाएगा। उसकी जो चाल है वो कितनी जाएगी 20/3। इस केस में करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। नहीं फॉर्मूला अगर याद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मजा आ गया सवाल को करना करा के।
चलिए, ऐसा सवाल एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:3 है और उनके प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपए की बचत करता है। यदि उनके व्यय यानी खर्चों का जो अनुपात है 2:3 है, तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। कुछ कंसेप्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत, यही होता है। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत, यही होता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बता दो खर्चा क्या होगा यहाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ खर्चे को उधर छोड़ दो तो बचत इधर रहेगी, तो खर्चा बराबर क्या हो जाएगा? खर्चा बराबर आ जाएगा सर आय में से ये बचत घटा दो, आय में से ये बचत घटा दो। अरे ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। नहीं याद है तो सर कैसे याद करेंगे? जैसे मान के चलिए आप अगर 100 रुपये कमा के लाए तो 80 रुपये खर्च कर दिए तो बचा के ना 20, आप ऐसे याद करें। चलिए, अनुज और मैथ्यू की मासिक आय यानी आय का जो अनुपात है 5 अनुपात कितना है? 5:7 है। कितना? 5:7 है। तो इनकी क्या ये आय है? क्या ये आय है? तो ये इनकी क्या है? ये रेशियो है आय का। ये ये रेशियो है आय का, राइट सर। तो अगर इसे वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं तो किसी ना किसी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी ना किसी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए इस प्रश्न को मैं समझा रहा था। अगर आय मेरी 5 और रेशियो 7 में है तो मैं किसी ना किसी अगर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर प्रत्येक महीने इतने रुपए की 10,000 रुपये बचत करता है, अगर ये जो है, अगर इस आय में से अगर बचत घटा दूं, इस आय में से अगर ये बचत घटा दूं कितना? 10,000, और यहां से भी 10,000। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, बहुत आसान कर सकता हूं। तो ये जो अनुपात है वो 2:3 आ जाता है। कितना आता है? 2:3 आ जाता है। तो सर इस सवाल को प्रेजेंट कैसे करोगे? तो याद रखना कभी भी ये सवाल तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर इस आय में से अगर बचत घटा दो तो खर्चा निकल के आ जाएगा। आपको ये काम करना है कि आय कितनी है? 5 है। इसमें से अगर 10,000 घटा दोगे तो ये पहला है अपॉन में, क्योंकि रेशियो क्या है? बट्टे में। इससे 7x में से भी फिर भी कितना घटा रहा है? 10,000। तो ये किसके बराबर है? क्योंकि आय में से बचत घटा रहा है तो खर्चे के बराबर नहीं, 2:3 के बराबर हो जाएगी। तो कुल मिला के बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। चलिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दिए 15x माइनस के 30,000 हो जाएगा बराबर में 7 दूनी 14x, ये कितना हो जाएगा? 20,000, राइट सर। तो देखिए एक्स एक्स वाली टर्म्स ले आओगे तो 15 और ये इधर लाओगे तो 14, तो बच्चा क्या? एक्स बराबर, ये उधर ले जाओगे तो प्लस के 30 और ये माइनस के 20,000 है। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो ये प्लस के 30,000 हो जाएगा। एक्स बार कितना बचेगा? एक्स बार प्लस के ज्यादा कितना बचेगा? 10,000। ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। आपसे कह रहे हैं अनुज क्या है। अच्छा मैंने ये लिखा ही नहीं है, अनुज है और ये मैथ्यू है, ये मैथ्यू है, ये अनुज है और ये मैथ्यू है। एक्स का मान कितना आएगा? 10,000। आपसे कह रहे हैं अनुज क्या है। अनुज क्या है? तो ये थी। इसका मतलब एक्स का मान जैसे ही आप यहाँ रख दोगे, एक्स का मान आप जैसे ही यहाँ रख दोगे, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स का मान, क्या देखता हूँ? एक्स का मान यहाँ रख देता हूँ 10,000। तो कितना जाएगा? 50,000 इसका आंसर है। कितना जाएगा? 50,000 इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन में बी करेक्ट। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन बी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैथ्यू की आय बता दो। क्या बता दो? मैथ्यू की आय बता दो। चलिए सर, अच्छा एक ऐसा सवाल कैसे, क्या पूछ रहा है? 20 प्रति कंटेनर में बेचे गए माल में औसत कंटेनर बेचे गए माल के मूल्य को 2020 में कुल निर्यात का। चलिए मैं एक बार बता देता सवाल को, पढ़िए क्या कहता है सवाल। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ऐसा सवाल जब आता है तो बच्चा ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये डी आई दे रखा है, तो देखिए ये वाला जो वैल्यू ऑफ
करोड़ में है। ये क्वांटिटी, यानी कि अगर आपका सर्किल में ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वैल्यू है, ये वाली ये वैल्यू है, इसकी क्या है, ये वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन ये वाला जो दे रखा है ये क्या है, ये इनकी क्वांटिटी 1000, क्या है, क्वांटिटी 1000, ये इस चीज को वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये वाला सर्किल। चलिए 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल का औसत, 2020 में, 2020 ये है, तो 2020 में बेचे गए माल का औसत 2019 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल के औसत के बराबर है। यानी कि ये क्या है, ये दोनों को आपस में क्या है, बराबर है। एक बात बता दो मेरे को आप कि ये क्या है, ये वैल्यू और ये क्या है, क्वांटिटी है। औसत कैसे निकलेगा, वैल्यू और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे बताऊं आपको तो आपका आसान लगे। 2020 में कुल निर्यात का मूल्य करोड़ में लगभग कितना है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2020 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 350 इंटू 180 2020 में। और मैं अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में कितना है, 130 इंटू 280, 280 इंटू कितना है, 130। तो ये आपस में बराबर है। लेकिन ये मैं कह देता हूँ, इसे मैं ए कह देता हूँ और इसे मैं बी कह देता हूँ, जिससे कि आपका ये वैल्यू निकालने में आसान है। चलिए दोस्तों काटिए, और आप काटने जाओगे तो देखिए 1010, ये जीरो काट देंगे, 7 से काटो तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 में 18, तो कितना आएगा, ए इंटू 9 पंजे 45 बराबर में बी इंटू 13 दूनी 26। ए अपॉन में बी कितना आ जाएगा, ए अपॉन में बी आ जाएगा 26/45, कितना आ जाएगा 26/45। इस सवाल को और किसी तरीके से बताया जाए, 26/45 आ जाएगा। 2020 में कुल निर्यात का बताओ, 2020 में कुल निर्यात का, तो 2020 में कुल निर्यात कितना हो जाएगा। प्राइस दे रखा है, 1 मिनट देगा, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। चलिए दोस्तों अभी 1 मिनट इस सवाल को थोड़ा सा होल्ड करना, थोड़ा सा होल्ड करना, मैं भी बताता हूँ इसे ना, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि लगभग में पूछा पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर सकता है, लेकिन सवाल तो करना चाहिए सर। यहाँ से क्या कह रखा है, औसत मूल्य के बराबर था, औसत मूल्य के बराबर है, तो फिर ये ऐसे ना करके ऐसे होगा। 1 मिनट, अभी तक का डीआई का एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, अभी तक तो बहुत बेसिक सवाल दे रखे थे कि 2020 में और ये बराबर है 2019, ऐसे समझ, 2020 और 2019। अगर यहाँ पर अगर ये वैल्यू की बात करो तो 350 है, और ये इसकी बात करो तो 180, तो मैं अगर इनके एवरेज निकालूं तो 350/180। क्यों, तो दोबारा से फोकस कीजिएगा, ये वैल्यू इन करोड़ में और ये क्वांटिटी, अगर वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, एवरेज, जबकि बराबर में 2019 का क्या है, 280, 280 कितना 130। चलिए तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए एक की वैल्यू निकालोगे तो ये 280 में 130 बट्टे में क्या जाएगा, 350 बट्टे में 180, ये आ जाएगा। तो ये बीच बीच का मल्टीप्लाई, साइड साइड का मल्टीप्लाई, तो 280 इंटू 180 बट्टे में 130 इंटू 350, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जबकि अगर आप फोकस करोगे इस चीज पे, अगर आप फोकस करोगे, आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि 2020 में कुल निर्यात क्या था, 2020 में कुल निर्यात तो ये 350, इसका मतलब 350 का मान आपसे जानना चाह रहा है, इसका मान 350। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, कुछ नहीं है, इसका एवरेज, ये एवरेज एक तरीके से, इसका एवरेज है 350 बट्टे ये, इसके एवरेज के ये क्या बराबर है, यहां से मैंने एक वैल्यू की वैल्यू निकाल दी, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। आपसे कह रहा है कि 2020 में, तो कितना आएगा, 350 आ जाएगा। चलिए सर काटिए, तो देखिए 350 से 350 कट गया, 10 से 10 कट जाएगी, और मैं ये कहूँ कि 13 दूनी 26, ये 2 बार काट देता हूँ लगभग लगभग, क्योंकि लगभग में पूछा है,
तो 13 से काटे 13 दूनी 26 पॉइंट में आ जाएगा कुछ, और 18 दूनी 36 यानी 360 के आसपास आएगा। क्या आएगा? 360 के आसपास आएगा। 360 के थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि पॉइंट 2 पॉइंट के बाद मान के चलिए 2.5 है, ऐसे समझो 2.5 है, तो 360 से ऊपर जाएगा। किससे जाएगा? 360 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो मुझे 360 से ऊपर है, हल्का सा 360 से थोड़ा सा ऊपर है। 360 से क्या है? थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि सवाल भाई साहब मजा आ गया सवाल। दोबारा से देखिए, सवाल अच्छा है। तो ये वैल्यू है और ये क्या है? इनकी क्वांटिटी। अगर वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज बराबर इसका एवरेज। तो मैंने यहाँ से ये देखा, एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, तो यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पोजीशन इसके बट्टे में भेज दिया। फिर ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो ये मैंने कर दिया। आपसे कह रहा है 2020 में लगभग, तो मैंने 2020 में लगभग क्या है? 350, ये 350, तो 350 का मान आपसे जानना है। लेकिन ये काटना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये 28 है, अगर ये 26 होता तो 2 बार जाता, 28 है तो इससे ऊपर जाएगा। अगर ये 26 होता तो 360 एक्चुअल आ जाता, रियल आ जाता, लेकिन 28 है, इसका मतलब क्या है? 360 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मजा आता जब ऐसे सवाल आते। मैं सोचा था बाद में कराऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा दिया। चलिए देखिए, इस सवाल को सरल कर लेंगे आप। नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं, आपका नीचे बोले हैं, तो ये मेरी तरफ से HW। इस सवाल को आप ट्राई करना, क्योंकि बराबर में 0 करके इसे सॉल्यूशन करना, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। अब कर लेना, बेसिक सवाल है, इतना तो आप पाते हो। चलिए इस सवाल को देखिए। एक गोले की त्रिज्या 2/3 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 404 की वृद्धि सेंटीमीटर होती है। जैसे मान के चलिए ये गोला है, और ये क्या है? इसकी रेडियस है, ये O है, ये रेडियस। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सब 4πr²। लेकिन ये तो केवल उसके लिए हो गया। अब ये कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या में, जैसे मान के चलिए ये गोला एक है और दूसरा गोला ऐसे हो गया। पहले अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो क्या है? R है। दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 की वृद्धि हो रही है, क्या हो जाएगी? R+2 हो जाएगी। ऐसे समझ, क्या हो जाएगी? R+2 हो जाएगी। तो ऐसा करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी इतने की वृद्धि हो रही है, 704 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या जाएगा? 4πr² आ जाएगा, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो 4πr यानी कि R+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि एक बात बताओ, जब इसकी इसमें रेडियस में वृद्धि हो रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है? इस वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े में से अगर इसे घटा दो तो वृद्धि का काम करेगा, यानी 4π कोष्टक में R+2 का होल स्क्वायर माइनस के 4πr²। ये ऐसा करने पर, यानी इसमें से ये घटा दो तो वृद्धि तो है, जो सवाल में कितनी दे रखी है? 704 दे, कितनी दे रखी है? 704 दे रखी है, राइट सर। चलिए देखिए, तो देखिए 4π में कांस्टेंट ले लेता हूं, तो 4π को मैं बाहर ले लेता हूं। 4π मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। इसे करोगे a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस के b², यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2ab, तो 2 तो है और 2 या 2 4r आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस के r² बराबर क्या है? 704। क्यों? तो मैंने 4π कॉमन ले लिया था, 4π मैंने कॉमन ले लिया था। इस r से ये r कट जाएगा। देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूँ, जो सवाल में दे रखी है। तो यह क्या बचा? 4r प्लस के 4 बराबर क्या है? 704। चलिए काटिए सर इसको। अब जब आप काटने जाओगे तो देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, और 11 से काटिए, 11 से काटोगे तो 11 छक्के 66 और 11 चौक 44, 2 चौक 8 और 8 2 64, 8 बार। तो ये 4r प्लस 4 बराबर, ये 7 बचा तो उधर जाके मल्टीप्लाई, 7 8 56, तो 4r बराबर, अगर 56 ये 12 में जाएगा, माइनस के 4 कितना देगा? ये 52। तो कुल मिला के ये है, कुल मिला के है कि सर जी 4r की वैल्यू किसकी आ जाएगी? 52 के,
किसके, 52 के। इससे काटोगे तो कितनी बात, 13 बात। आर का मान कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, ये बता दो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो 13 सेंटीमीटर। करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन ए। और ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, मैंने कई एग्जाम में देखा है, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए आज घातांक करने का सवाल बार बार देखने को मिल रहा है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ये दे रखा है 3x - 2 प्लस के 3x बराबर में ये इस तरह दे। अब ये एक बच्चे को देखना चाहिए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि घातांकन करने का सवाल है, इसका मतलब क्या है, ये जो पावर ये दे रखी है और ये पावर ये दे रखी है, इसका मतलब अगर बेस यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ का मतलब क्या है, ये भी बेस 3 होगा। तो पहले इसे रखो। 729 क्या होता है ये बता दो। 0 को ऐसे 10 कर दो, क्योंकि इसको तो नहीं तोड़ सकते। 729 होता है सर 9 का क्यों, 9 × 9 × 9 × 9 ये होता है। तो ये 10 मेरा ऐसे चलने दो। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। क्यों, तो मुझे 3 के पावर में लेके आना, तो 3 की पावर 2, और ये क्या जाएगा 3 की पावर 2, और ये क्या जाएगा 3 की पावर 2, और ये मेरा 10 चल रहा है। देखिए कभी भी याद रखना, अगर बेस मेरा कॉमन है तो पावर जो है जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाते हैं। 2 2 4 2 6, 3 की पावर 6 इंटू मेरा आ जाएगा ये 10। तो यहाँ से मैं बराबर में ले आया 3 की पावर 6 इंटू 10। अब सर ये 10 क्या चल रहा है, क्योंकि इस 10 को काटने के लिए यहाँ ना कुछ कसब बने। चलिए कभी याद रखना, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 3 की पावर, अगर ये 3 की पावर x है, 3 की पावर क्या हो गया, कुछ बैठाएगा तो यार, अगर ये 3 की पावर x है तो इसे लिखिए पहले 3 की पावर x इंटू, इसे करोगे तो 3 की पावर -2। क्यों, तो बेस समान होने पर पावर जुड़ जाती है, तो क्या जाएगा x - 2 ही बराबर है, और प्लस के क्या है 3 की पावर x। ये है। अगर मैं ये देख रहा हूँ ये प्लस में, तो 3 की पावर x में कॉमन ले लूँ, 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये 3 की पावर -2 और ये प्लस के बन रखे। ठीक है, ये 3 की पावर 6 इंटू 10 मेरा चला। बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, छोटा है बट बहुत छोटा है। इसे करोगे तो 3 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/में 3 की पावर 2, बट्टे में आएगा तो माइनस जो किस में हो जाएगा प्लस में। ये लॉग के केस होते हैं। लेकिन 3 की पावर 2 को करो कितना जाएगा 9 प्लस के 1 बराबर में क्या है 3 की पावर 6 इंटू 10। अगर 3 की पावर x मेरा कॉमन है, एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा। 9 1 9 यानी 1 + 9 तो कितना आ जाएगा 10 बराबर 3 की पावर 6 इंटू 10। 9 और 1 10, ये इसे काट देगा, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6 मेरा ये चल रहा है, और ये 9 मल्टीप्लाई में यानी 3 की पावर 2। तो बेस समान होने पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 आ जाएगा। कितना जाएगा 3 की पावर 8। तो 3 की पावर x जो है, 3 की पावर x जो है ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर 8, इसके 3 की पावर 8 के। तो कभी भी याद रखना, अगर अगर इनका बेस मजबूत, बेस बराबर है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसका मतलब पावर भी आपस में बराबर होंगे। x की वैल्यू कितनी जाएगी 8 आ जाएगी। क्या जाएगी x की वैल्यू कितनी जाएगी 8 आ जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। करेक्ट आंसर क्या इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया आसानी से। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हमें बहुत हो गया है, 2-3 सवाल और होंगे मुझे लगता है, मैं सारे खत्म कर दूँ। चलिए पढ़िए। एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या कहती है। एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। और देखिए अगर बेसिक से जाओगे मिट्टी खराब कर दे, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है इसे ऑप्शन से करना। बेसिक से मैं बता दूंगा आप कहोगे, लेकिन ऑप्शन से करना। ये बता दो 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या एक 18 है, 27 है, ये 2 अंक की तो है। अगर इनका योग करोगे तो कितना है 9 है। देखिए 4 5 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9, ये भी संतुष्ट है, सभी वेरीफाई। यदि इस अंक का मान इसके इकाई अंक के, जैसे मान के चलिए इकाई अंक सबका क्या, ये 5 6 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये इकाई अंक है। अगर इकाई अंक के 5 गुने से, इकाई अंक के 5 गुने से, अगर इसके इकाई अंक का अगर 6 है, इसके 5 गुने करोगे तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा। इसका 30 आ जाएगा। इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, अगर इसमें 6 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 36। इसका मतलब ये है
तो कुल मिला के है केवल केवल ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। क्यों? अगर इसके इकाई अंक का 5 गुना और इसमें अगर 6 जोड़े तो कितना देगा 36। ऐसा करने पर वही संख्या रिपीट हो रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर एक बच्चा का 45, चलिए इसके इकाई अंक क्या है 5 है, इसके 5 गुने से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 55 25 और 6 कितना जाएगा 31। तो क्या वही संख्या रिपीट हो रही है? नहीं, तो ये भी कट गया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, ये भी कट जाएंगे तो एक ही ऑप्शन होगा डी, एक ही ऑप्शन होगा डी। देखिए दो अंकों की संख्या का योग कितना है 90, ये तो पक्का है। मैं ये कहता हूँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो सकता है। तो कैसे पहचानोगे? ये कह रहा है इसके इकाई अंक, ये इसका इकाई अंक कितना है 6, इसके 5 गुना किया मैंने 30 आ गया, तो ये क्या है 6 अधिक है, 6 अधिक है, इसका प्लस करो कितना है 36। ये दोस्तों तो आप कभी भी याद रखना ऐसा सवाल आता तो इसी तरीके से करना है, बेसिक से नहीं करना है। चलिए मैं ये कह रहा हूँ ज्योमेट्री का बार बार लाइन और एंगल का सवाल आ रहा है, ठीक है। चलिए दी गई आकृति में एल और एम समांतर है, आवाज आ रही है, आवाज का विशेष ध्यान रखना है। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या एक दूसरे के पैरेलल समांतर। ये कोई पी एक तिर्यक रेखा है जो एंगल एक का माप बताइए, एंगल एक का माप बताइए। अब एक बात बताइए, अगर ये तिर्यक रेखा है तो याद रखना कभी भी अगर जैसे ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, तो यानी कि ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ये एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर, क्यों? संगत कोण होते हैं। तो x प्लस 80 डिग्री बराबर में 2x प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। तो मैं x को उधर ले जाऊं तो 2x में से x घटाओ, x बचेगा और यह कितना जाएगा 70 डिग्री, x का मान कितना जाएगा 70 डिग्री। तो जैसे आप x का मान यहाँ रखोगे, x का मान यहाँ रखोगे आप, तो कितना जाएगा 70 और 8 150, यानी ये मान कितना है 150। लेकिन कभी भी याद रखना अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या करता है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, अपोजिट साइड एंगल का। अगर ये 150 है ये वाला एंगल, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना जाएगा 150। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब आप मेरा ज्योमेट्री पढ़ोगे मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे तरीके मैंने यहाँ पे समझाए। ये वाला एंगल इसके संगत होगा, ये वाला एंगल इसके संगत होगा, ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के संगत होगा, ठीक है। चलिए देखिए 7 से विभाज्य करने पर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल के बराबर है, प्रथम 8 संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होंगी और जो 7 से विभाज्य करने पर योगफल के बराबर है। चलिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होंगी, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, सभी को जोड़ते चलो या ऐसे रहने दो 3, फिर 5, फिर 7 या 9 होगी नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या वह वैल्यू होती है जो किसी से कटती नहीं, या तो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। 9 नहीं हो सकती, 11, फिर 13, कितनी करा 8 करा, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए, फिर 13 के बाद क्या 15 होगी, नहीं होगी, 17 होगी, बिल्कुल सर। 17 के बाद क्या 21 होगी, क्या 22 होगी, नहीं 23 होगी, 23 किसी से नहीं कटती। तो कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 17 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। क्रमागत अभाज्य संख्या प्रथम 8 अभाज्य संख्या। चलिए अगर इनका योगफल करोगे तो देखिए कैसे जोड़ोगे। अब एक बच्चा क्या जोड़ने में बड़ा क्रिटिकल परेशानी से फील करता है। अगर आप एक बात करोगे, अगर ये 23 है, अगर इसे मैं 7 दे तो 30 हो जाएगा, 30 और ये कितना जाएगा 40, 40 अधिक ये कितना जाएगा 20, कितना आएगा 60, 60 आ जाएगा, 60 3 और 2 5 और ये 5 70 और 70 और 80 81, यानी इनका सम कितना है 81 आएगा, 81 84, कुछ तो गड़बड़ किया गया। तो अभाज्य संख्या 7 से विभाजित करने पर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल के बराबर है। सही ऐड किया है। अगर इसे 7 दे दो 30 40 40 20 60 60 और 60, दोबारा से देखो, अगर इसे 40 40 हो गया तो 30 दो 40 40 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 60 60 70 80 81 81 आ रहा है सब।
सम तो सर 81 आ रहा है, लेकिन कह रहा है अगर इसे 7 से विभाजित करोगे, 7 से, इस अगर 81 को अगर 7 से विभाजित करोगे तो ये बता दो क्या बचेगा। विभाजित करने पर प्रथम 8 संख्याओं का योगफल के बराबर होता है। चलिए 7 से काटो तो 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा 1, 7 एकम 7, लगभग लगभग 11 के आसपास आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, लगभग लगभग 11 के आसपास आ जाएगा। ये पॉइंट में दे रखा है, एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी चेकआउट कर लेता हूँ, एक पॉइंट में दे रखा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह, 23 से पहले जो अभाज्य संख्या आएगी 19 आएगी, इन सभी को जोड़ोगे कितना जाएगा 77, और 7 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 11, बस इतना सा है, ठीक है। चलिए आवाज तो यहीं से गई होगी मुझे लगता है। चलिए दो संख्याओं का, देखिए एससीएफ का सवाल हर सेट में दिया गया है, इसका मतलब एससीएफ एक ऐसा चैप्टर जो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। एक बार एससीएफ जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एससीएफ को जरूर जाके देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनका महत्तम समावर्त 8 है और लघुत्तम समावर्त क्या होगा। एक कंसेप्ट होता है एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या या फिर गुणनफल करो, बात एक ही है, क्या करो बात एक ही है, राइट सर। चलिए ये कंसेप्ट होता है, तो आपसे कह रहा है एलसीएम क्या होगा, जबकि एलसीएम कितना दे रखा 8, जबकि गुणनफल कितना दे रखा 1472। ये गुणनफल ही पहली और दूसरी का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए काटिए, 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, कितना बचा 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, 8 एकम 8 6 बचा, 8 64, कितना बचा 3, 8 चौक 32, 184। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। चलिए तो दोस्तों ये लास्ट सवाल था इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक छोटा सा चैनल है, इसे प्लीज आप ना सपोर्ट कीजिएगा। अगर यहाँ तक बच्चा अगर रुका हुआ तो ये वो जो सारे के सारे सवाल हैं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अपने यार दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर जरूर करना है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सभी को अपना अपना सुझाव जरूर देना है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।